हाय, तो आप लोगों की फेवरेट मूवी कौन सी है? आप लोगों ने शीला की जवानी गाना तो सुना ही होगा और गाना आप लोगों को पूरा जरूर आता होगा। आप लोगों ने कभी खुशी कभी गम देखी है, देखी ही होगी। बागवान मूवी देखी है, देखी ही होगी, है ना। ये सारी मूवी की सारी स्टोरीज, कैरेक्टर, हमें सब कुछ याद हो जाता है कितना आसानी से। हमें याद करनी ही नहीं पड़ती, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता और सब कुछ अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। बैठता क्या नहीं है, बैठता ये नहीं है कि हमारे पेपर में क्या आने वाला है। हमारा इतना जो लंबा चौड़ा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है वो ही समझ में नहीं आता, बाकी तो हमें सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है और उस टाइम पर हमारा दिमाग 100% वर्क करता है। लेकिन कैसा होगा अगर हम अपनी पढ़ाई को इसी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें और इसी इंटरेस्टिंग वे में हमारा जो माइंड है इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करे। एक एक कंसेप्ट हमें ईजी तो लगे, ईजी हमें लगेगा और साथ के साथ हमें इंटरेस्टिंग भी लगे, अच्छा लगेगा ना। तो आज की इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं लिटरेरी थ्योरी को विद द एग्जांपल ऑफ दिस बॉलीवुड मूवीज। जितनी भी यहाँ पर बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनके एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम लिटरेरी थ्योरी को समझने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अंडर 24/7। आई एम योर मेंटोर, माय नेम इज़ सुधा मौर्य और मैं आपको पढ़ाती हूँ CUET PG इंग्लिश लिटरेचर। और क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की बात जब हमने करी है तो उसमें लिटरेरी थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है लिटरेरी थ्योरी, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्लास है। तो लिटरेरी थ्योरी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि है क्या, और आज की इस क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लिटरेरी थ्योरी क्या है? लिटरेरी थ्योरी अ सेट ऑफ आइडियाज एंड मेथड्स फॉर एनालाइजिंग लिटरेचर। एक लिटरेचर का वर्क हम किस तरीके से जो अलग अलग आइडियाज़ हैं उनको अलग अलग आइडियाज़ पुट करके हम उन वर्क्स की मीनिंग आउट कर सकते हैं, हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। दैट इज़ लिटरेरी थ्योरी। एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में हम जब मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी पुट करते हैं, मार्क्सिज्म थ्योरी पुट करते हैं, तब उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। सेम उसी वर्क को हम एक अलग थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के ज़रिए हम देखते हैं तो उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। तो दैट इज़ लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी का यूज़ किस लिए किया जाता है? एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की मीनिंग को इंटरप्रिटेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आज की इस क्लास के अंदर हम मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सारी इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी की बेसिक हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये लिटरेरी थ्योरी होती क्या है और आप लोगों को इन लिटरेरी थ्योरी के अंदर पढ़ना क्या होता है, समझना क्या होता है। और इन मूवीज़ के ज़रिए तो आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ ही जाने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड किए थे, बट सॉरी फॉर दैट, वो एक्चुअली में वो जो पर्टिकुलर क्लिप्स है वो चल नहीं पाएंगी, ओके, कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, तो वो क्लिप नहीं यूज़ कर सकते हम। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी पीके मूवी में अच्छा वाला सीन तो सभी ने देखा होगा। सोचो जब एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, ओके, एक अच्छा को हम कितने तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, तो वो क्या है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड के इतने मीनिंग है। सो दैट इज़ लिटरेरी थ्योरी। लिटरेचर को हम अलग अलग डिफरेंट वेज में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और आज हम लेने वाले हैं बॉलीवुड मूवीज़ का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी फेमिनिज्म थ्योरी। फेमिनिज्म थ्योरी समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्वीन मूवी देख लेना। या क्वीन मूवी की अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि डार्लिंग हो गई, डार्लिंग बाय आलिया भट्ट। तो वो क्या है, एक फेमिनिज्म को पोर्ट्रे करती है। ओके, क्वीन मूवी में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? क्वीन मूवी जिसके अंदर कंगना रनावत ये हीरोइन भी है। आप लोगों ने गाने भी सुने होंगे, इसके गाने भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 2014 में ये मूवी पब्लिश की गई थी। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो हीरोइन होती है उसकी शादी के दिन ही शादी कैंसिल हो जाती है, जिसके बाद हीरोइन सोलो हनीमून पर जाती है। सोलो हनीमून पर जाना, ये क्या है, ये जो एक स्टोरी लाइन है इस मूवी की, ये जो एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है मैरिज को लेकर, वुमेन को लेकर, वो सब कुछ रिजेक्ट करती है कि अगर हम
इसकी बात करें, इस मूवी को अगर इस तरीके से दिखाया जाता कि एक हीरोइन है, उसकी उसकी शादी टूट गई यानी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब उसको कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, आगे कभी उसकी शादी नहीं हो सकती, शादी होगी भी तो कैसे अजीब से लड़के से शादी हो जाएगी, है ना, या उसको अपना मुंह छुपा कर रखना चाहिए, नाक कट गई, इसकी वजह से सारी गलती जो है एट द एंड किसके ऊपर थोप दी जाती है, लड़की के ऊपर थोप दी जाती है। तो ये क्या एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन लेकिन इस मूवी के अंदर ये सारी चीजें ना दिखाकर क्या दिखाया गया है, दिखाया गया है कि जितना इक्वल राइट है उसके जो होने वाला हस्बैंड था, जो फियांसे था, वो अपनी लाइफ में अगर वो जी रहा है, आगे बढ़ चुका है, उसको उसकी लाइफ पर इस शादी टूटने से कोई असर नहीं पड़ता, तो वाई मी, मुझे मेरी लाइफ में क्यों इतना असर पड़ रहा है, मुझे भी तो इक्वल राइट है ना, इस मेल डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी के अंदर रहने का, और उनके जो मेल हैं, जो अपॉर्चुनिटीज, जो इक्वलिटी मेल को मिली है वो सेम फीमेल को भी मिलनी चाहिए। सो दिस इज फेमिनिज्म, जो कि इस वर्क के अंदर, इस मूवी के अंदर पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरीके से रानी सोलो हनीमून पर जाती है, जितने भी ट्रेडिशनल वैल्यू और जितने भी ट्रेडिशनल आइडिया है मैरिज को लेकर, जेंडर एक्सपेक्टेशन प्लस में सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को रिजेक्ट किया गया है, इक्वलिटी की बात की गई है। एंड फेमिनिज्म भी यही बोलता है। फेमिनिज्म किस चीज क्यों शुरू हुआ था, ताकि जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनको इक्वल राइट्स मिल सके, जो राइट्स मेल को मिले हुए हैं इन अ सोसाइटी, वो सेम राइट्स वुमेन को भी मिले। तो दैट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में हम डिफरेंट वेव्स पढ़ते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें फेमिनिज्म में और इन डेप्थ में हमें पढ़नी है, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी। ओके, लेकिन अभी क्योंकि आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो हम सिर्फ सिंपल कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। ओके, क्योंकि एकदम से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वो गाना तो बहुत सुना होगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा की टी शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, है ना। आप लोगों ने कभी पहनी है या नहीं पहनी, ये ज़रूर बता देना कमेंट करके। तो मार्क्सिज्म थ्योरी की जब हम बात करते हैं, मार्क्सिज्म थ्योरी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गली बॉय। गली बॉय जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है रणवीर का कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, रणवीर को किस नेम से बोला गया, मुराद। तो मुराद जिसका सपना है रैपर बनने का, सिंगर बनने का, लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करता है, एक चौल में रहता है, छोटा सा घर है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और वो अपने इस छोटे से सपने को पूरा नहीं कर पा रहा। इस सपने को पूरा करने के लिए उसको अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, क्यों स्ट्रगल करने पड़े, जस्ट बिकॉज वो एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अगर वो शायद अमीर होता, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता तो शायद उसको ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, है ना। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म ये चल रहा है। तो किस तरीके से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी हार्ड वर्किंग है, ओके, मेहनत करके बॉलीवुड में कुछ लोगों ने पोजीशन हासिल की है, वो फेम मिला है, लेकिन कुछ लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ उनके रिलेशन है जिसकी वजह से उनको मूवीज़ मिल जाती है बड़ी बड़ी। ओके, जैसे अब मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी, आप खुद समझ जाओ। ओके, तो वो क्या है हमारा, सो दिस इज मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म किसकी बात करता है, क्लास स्ट्रगल की बात करता है, जो कि एग्जैक्टली हमें गली बॉय मूवी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। गली बॉय में जिस तरीके से मुराद अपनी क्लास बैरियर्स, जो उसकी लाइफ में जो क्लास स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि वो एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए उसको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ओके, तो ये क्या है, डिफरेंस को दिखाता है कि जो मार्क्सिज्म है वो किसकी बात करती है। मार्क्सिज्म में जो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है दैट वाज डेवलप बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल, इन्होंने डेवलप की है, जो कि क्लास स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है। साथ में जो एक जो इतना क्लास डिफरेंस आ चुका है, एक तरफ जो बिजनेस क्लास, जो रूलिंग क्लास है, ओके, जो रूल कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके पास बढ़िया पैसा है, दूसरी साइड वो पुअर क्लास, लोअर क्लास पीपल प्लस में लेबर क्लास जिन्हें बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो ये क्लास डिफरेंस है उसकी स्टडी करते हैं हम मार्क्सिज्म के अंदर।
ओके, तो ये हमें क्या है इस मूवी के ज़रिए, प्लस में आगे इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, मॉडर्न मार्क्सिज्म भी है। तो ये सारी चीज़ें हम मार्क्सिज्म के अंदर आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी हो सकती है, ये आपको 2 मिनट में आपको दे रही हूँ, 2 मिनट नहीं 1 सेकंड आपको मिलता है, गेस करो कौन सी थ्योरी है। तो ये गाना तो आपको देखा देखा लग रहा होगा, ये मूवी का नाम है डियर जिंदगी। डियर जिंदगी मूवी में एक्चुअली में होता क्या है कि आलिया भट्ट जो कि अपने पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, डिप्रेस हो गई है, और तभी वो मिलती है शाहरुख खान से। शाहरुख खान से जब वो बात करती है, उससे अपनी लाइफ के बारे में, अपने जो पास्ट के बारे में जब वो शेयर कर रही है, तो धीरे धीरे करके उसकी जो लाइफ है, आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है, वो जो मतलब मेंटली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो दैट इज़, ये कौन सी थ्योरी आ जाती है, दैट इज़ साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो हुआ क्या था 1920 सेंचुरी में, जो वुमेन्स थी वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेती थी, रिप्रेस कर लेती थी, ओके, जिसकी वजह से एक हिस्टेरिया नाम की बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो आप लोगों ने वो भी देखा होगा, काफ़ी एक इंडियन सीरियल भी आता था राज पिछले जन्म का, जिसमें क्या होता था, आपके सामने आपको नींद आ रही है, इस तरीके से कुछ पेंडुलम से होता था, आपको नींद आ रही है, और उसके बाद वो कैरेक्टर सो जाता था, अपने पिछले जन्म में चला जाता था, राज पिछले जन्म का। ओके, तो ये क्या है, जब हम यहाँ पर साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इन थ्योरी के जो थ्योरिस्ट हैं, सिगमंड फ्रॉइड इसके अंदर कनेक्टेड है, जैक्स लाकान कनेक्टेड है। तो इसमें क्या माइंड की स्टडी की जाती है, हमारे माइंड्स के कितने पार्ट्स हैं, ओके, कितने पार्ट्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर से कनेक्टेड होते हैं, सिम्योटिक्स क्या होते हैं, मिरर स्टेज क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और यही चीज़ें हम अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी में पढ़ते भी हैं। तो जब क्या है, जब एक कैरेक्टर सामने खुद अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो उसने अभी तक छुपा कर रखी थी, उस डिज़ायर को सामने बोल रहा है, ओके, उस डिज़ायर्स को बोल रहा है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो उसने अभी तक अपने अनकॉन्शियस माइंड में बैठा कर रखा था, कौन से माइंड में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में इस चाइल्डहुड ट्रॉमा को बैठा कर रखा था, उसको अब एक्सप्रेस कर रहा है, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कौन सा वर्क है हमारी, कौन सी थ्योरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी थ्योरी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है हमारी, ये मूवी आप लोगों ने देखी होगी, लगान मूवी इसका नाम है। ये बचपन में मैंने बहुत बार देखी है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी भी है। हमारी इंडियन कल्चर प्लस में जो ब्रिटिश राज रहा है, उसको इस मूवी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। ये लगान मूवी 2001 में आई थी, और इस लगान के अंदर जो लगान लगता है, जो टैक्स लगता है, उसकी बात की गई है। प्लस में यहाँ पर हमें दिखाया गया है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इस मूवी में, कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट, कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट रहा था इंडियन नेटिव इंडियंस पर, उसको इस टाइम पर इसको इस मूवी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और दिस इज एग्जैक्टली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है क्या? पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इज अ थ्योरी विच रिप्रेजेंट्स द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि जब एक टाइम पर ब्रिटिश राज खत्म हो गया, जो ब्रिटिशर्स ने जो गुलामी की वो खत्म हो गया, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों की आइडेंटिटी पर, कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर। जैसे कि इस मूवी के अंदर
क्या होता है कि एक साइड विलेजर्स हैं, इंडियन नेटिव्स हैं, और एक साइड ब्रिटिशर्स हैं। इन दोनों के बीच में क्रिकेट मैच होता है। तो जो भी मैच को कंपटीशन हो रहा है, बेसिकली सीरियस कंपटीशन होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्रिकेट खेला करते हैं। क्रिकेट गेम आपको पता होगा कि इंडिया की नहीं है, ये बाहर से आई थी, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। तो जब वो क्रिकेट खेला करते हैं तो तभी वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम हमसे क्रिकेट में जीत जाओगे तो हम क्या कर लेंगे भाई, टैक्स माफ है तुम्हें। ओके, तो लगान से रिलेटेड है। अब इस मूवी में रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरीके से जो लोग हैं धीरे धीरे करके पहले एक साथ बने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपस में लोग कैसे अलग हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ साथ पोस्ट कॉलोनियल के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जिसके अंदर इम्पैक्ट इफेक्ट शो किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पोस्ट वर्क्स में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बाहुबली मूवी। बाहुबली तो आपने देखी ही है, कौन होगा ऐसा जिसने बाहुबली नहीं देखी। लेकिन बाहुबली मूवी के जरिए हम क्या समझ सकते हैं, बाहुबली के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी मूवी है जिनमें हम समझ सकते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप मूवीज देखते हो तो मूवी में क्या होता है, मूवी में आप देखोगे कि पहले जो सीन्स होते हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। बाहुबली में जिस तरीके से शुरुआत की गई है, बाहुबली देखोगे कि आप शुरू में किस तरीके से जो वहाँ की रानी होती है, अब मुझे एक एक कैरेक्टर के नेम नहीं पता, रानी को बाहुबली मिलते हैं। बाहुबली एक इलिजिमेट सन होते हैं, है ना, क्वीन के इलिजिमेट सन बन जाते हैं। और किस तरीके से बाहुबली का जो कैरेक्टर है वो एक गुड कैरेक्टर करते करते एट द एंड क्या होता है, एट द एंड जो रानी है वो महेशमती के राजा बना देती है बाहुबली को। ओके, तो ये क्या है, जो स्टोरी है वो किस में बताई गई है, स्टोरी का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है ना, कि कैसे वो छोटे से थे, छोटे से बड़े हुए, किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बचपन में प्यार था, धीरे धीरे वो करके क्या हो गया, दुश्मनी में बदल गए, है ना, दुश्मन बन गए। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि हर एक चीज में स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज में स्ट्रक्चर है तभी हम मीनिंग आउट कर पाते हैं, तभी हम समझ पाते हैं। जैसे कि मूवी एक स्ट्रक्चर में बनाई गई है ना, मूवी एक स्ट्रक्चर में बनाई गई है तभी हमें समझ में आता है। अगर स्टार्टिंग का पोर्शन ही नहीं दिया, डायरेक्टली हमें दिखा दिया बाहुबली तो अपने महेशमती के लिए लड़ रहा है, तो कुछ समझ में आएगा क्या, कैथारसिस इवोक होगा क्या, हमें समझ में आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। हमें लगे ठीक है लड़ रहा है, इमोशन इवोक ही नहीं होंगे। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि मीनिंग आउट होती है क्योंकि एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है, हर चीज का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहते हैं, इसके अपोजिट, कि हर एक चीज का जो तुम कह रहे हो कि परफेक्ट स्ट्रक्चर है और यही इसकी मीनिंग आउट होगी, है ना। तो ये क्या है, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया। स्ट्रक्चरलिज्म हो गया हमारा, जैसे मैंने आपको बोला बाहुबली शुरू से लेकर एंड तक। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं है। कटप्पा कैरेक्टर के जरिए हम देख सकते हैं, कटप्पा का कैरेक्टर जिस तरीके से फर्स्ट में दिखाया गया, फर्स्ट पार्ट में हमें ये लगा कि पार्ट 1 में कटप्पा जो है वो बाहुबली के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, लेकिन एट द एंड क्या है, जो हमारे माइंड में जो एक मीनिंग फिक्स बनी हुई थी उसको रिजेक्ट किया गया। कटप्पा ने बाहुबली को मारा, अब क्वेश्चन आता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सो दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मीनिंग फिक्स नहीं है। उस टाइम पर जब तक पार्ट 2 नहीं आया तो उस टाइम पर सभी एनालाइज कर रहे थे, सभी अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे, लगता है कटप्पा भी कहां से, कटप्पा भी दुश्मनों की साइड से होगा, कटप्पा ने बाहुबली को इसीलिए मारा होगा। हर कोई अपना अपना आइडिया, अपनी थॉट लेकर चल रहा है। सो दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर, परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, मीनिंग डिफरेंट तरीके की हो सकती है। ओके, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। साथ ही हमें इस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और जिसको हम डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये कनेक्टेड है जैक्स डेरिडा से। तो जैक्स डेरिडा ने एक थ्योरी भी दी, एक कंसेप्ट भी दिया है, बाइनरी ऑपोजिशन का कंसेप्ट दिया है। तो बाइनरी ऑपोजिशन बेसिकली है क्या, जो कि गुड और इवल के बीच का कंसेप्ट है। यानी गुड इसलिए है क्योंकि वो बुरा नहीं है। बाहुबली का कैरेक्टर हम देखेंगे कि बाहुबली का कैरेक्टर बाहुबली क्यों है, वो
क्योंकि वो अच्छाइयों से भरा है, बहुत ताकतवर है, नेचर कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, भलाई कर रहा है। तो वो कौन सा कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है? एक गुड का कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है। अच्छा, वो गुड इसलिए है क्योंकि उसके अंदर उसका कैरेक्टर अपने भाई की तरह नहीं है, अपने भाई की तरह वो साजिश नहीं रचता है, किसी को मारता नहीं है, है ना। तो यानी कि दैट इज बाइनरी ऑपोजिशन। गुड इसलिए है क्योंकि सामने बैड है ना। हमारे सामने जब एक साइड बैड कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है तभी हम समझ पा रहे हैं ना कि गुड कहते किसे हैं। सो दैट इज बाइनरी ऑपोजिशन। यानी मीनिंग हम कैसे आउट कर पाते हैं अपने सामने एक जो हमारे सामने कुछ है, ओके, अपोजिट मीनिंग को समझ के हम मीनिंग आउट कर पाते हैं। जैसे कि ये मार्कर क्या है? ये वाइट है, ओके। ये वाइट क्यों है? वाइट क्योंकि ये इतना पार्ट ब्लू नहीं है, इसलिए ये वाइट है। सो दैट इज बाइनरी ऑपोजिशन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी सिंपली क्या कहती है कि हमारी, जैसे कि मैंने बोला कि एक मूवी है, तो उस मूवी को अब छोड़ो, मूवी का हम छोड़ते हैं, अच्छा की बात करते हैं। अच्छा पीके मूवी में है, आपने सुना है वो। तो जब हम बोलते हैं अच्छा, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ अच्छा, तो आप क्या है, आप इसको शायद आप लोगे कि मैं हाँ वाला अच्छा बोल रही हूँ, या शायद मैं गुस्से वाला भी अच्छा बोल सकती हूँ। यानी कि इट्स अप टू यू कि मैंने जो चीज़, जो अच्छा मैंने जिस तरीके से बोला, आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। दैट इज रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, कि हम एक पर्टिकुलर वर्क को जब रीडर अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहा है, एक टेक्स्ट के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, वो हो जाती है हमारी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कहानी मूवी। कहानी मूवी जिसमें विद्या बालन है, शी इज प्रेग्नेंट एंड वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती हैं, अपने हस्बैंड को ढूंढने जाती हैं। तो इसमें हम इस मूवी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। जैसे कि इस मूवी में विद्या बालन कहाँ पर रहते हैं? ये लोग लंदन में रहते हैं, लंदन से ये कलकत्ता वापस आए हैं। तो एक तो हमें एलिनेशन थीम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यानी कि एक ही मूवी को हम देखने के देखो कितने सारे तरीके हैं, तो वो हो जाती है हमारी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ओके। नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट ये हमारी जो थ्योरीज थी, ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी थ्योरी समझ में आई होगी। बेसिक क्लास थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इन थ्योरीज के अंदर हम एक्चुअल में पढ़ते क्या हैं। तो ये सारी थ्योरीज थी जो कि हमने बॉलीवुड मूवीज के लेंसेज के थ्रू हमने इनको देखा है। अब इन थ्योरीज को बेसिकली लेकर क्यों आए, ये लेकर आने का मकसद क्या था, एम क्या है? टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करने के लिए जो रीडर है वो जिस तरीके से देख रहा है, मीनिंग जिस तरीके से आउट कर रहा है, तो वो डिफरेंट तरीके से मीनिंग आउट हो सकती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करने के लिए। नाउ अभी आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। आपने जो भी अभी लेटेस्ट मूवी देखी है आपको कमेंट करके बताना है, प्लस में आपको मुझे बताना है कि उस मूवी के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम फेमिनिज्म अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्सिज्म, साइको एनालिटिकल, रीडर रिस्पॉन्स, कौन सी थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि आगे ये सारी की सारी थ्योरीज हम इजी वे में समझने वाले, तो उसमें आपको डरने घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, आपको अगर फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ चाहिए तो दिस इज़ माय मेल आईडी sudha.maurya@247.com। यहाँ पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो, और यहाँ पर जब आप मुझे मेल सेंड करोगे तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूँगी कम्युनिटी का, वहाँ से आप मेरे जो फ्री नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, तो वो आप ले सकते हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। इसके साथ मैं आपको बता दूं हमारी CUET PG इंग्लिश लिटरेचर की जो डेली क्लासेस होती है, YT क्लासेस, वो डेली 6 PM होती है। नॉट डेली, अभी क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा लंबा टाइम है तो इसीलिए अभी हमारी क्लासेस 6 PM TTS में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होती है, तो आप उन लाइव क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।